दो पुरुष 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में करती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं 2 पुरुष हैं बराबर हैं 3 महिलाओं के। मैं महिला और पुरुष का जो एफिशिएंसी आ रहा है वो 3/2 आ रहा है। तो टोटल वर्क मैं कैसे निकालूंगा? 2 पुरुष की एफिशिएंसी 3 है, 30 दिनों में कोई काम कर सकते हैं। अब क्या बोला जा रहा है? तो 6 पुरुष और 1 महिला, 6 पुरुष में मतलब 6 उनकी क्षमता 3 है और 1 महिला जिनकी क्षमता 2 है। तो 20 की एफिशिएंसी के साथ में कितने दिन में सक्षम है? 9 दिन में। जिसका भी आंसर 9 दिन आ रहा है वो एक बार थम्स अप कर दे, बोले सर मेरा तो सही है। ठीक है, हाँ क्लियर है? क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात? चलिए, नाम पता नहीं क्या है इस बंदे का और कमेंट कर रहा है काफी, मजाक कर रहे हो क्या, मजाक कर रहे हो क्या? भाई देख यार, पढ़ना है तो ईमानदारी से पढ़, वरना कोई बिल्कुल भी कोई बच्चा, अगर आप आ रहे हो पढ़ने आ रहे हो, मैं अगर कंटेंट जो दे रहा हूं अगर आपको भरोसा है इस कंटेंट पे तो ही पढ़ो, सिंपल सी बात है। बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उसके बिहाफ पर ये सब चीजें करा रहा हूं। आई बात समझ में? हाँ, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप अगर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो भैया अभी मत पढ़ो, और फालतू कमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। फिर यार देखो, सोच आप लोगों की है, आपका कुछ भी नहीं जाएगा, आप लाखों लोगों की जिंदगी खराब कर दोगे क्योंकि वो पढ़ रहे होते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हो आप आके। मैं यही कहूंगा भाई, मेरा काम ही हमेशा से क्वालिटी कंटेंट देना रहा है। आप दुनिया भर में कुछ भी करके आ रहे हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना काम करना जानता हूं और उसी के लिए मैं जाना चाहता हूं और वो मुझे करना है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर क्वेश्चन लगाइए और आनंद उठाइए हर क्वेश्चन का, ये लीजिएगा। अरे सब इग्नोर, ये चिंता मत करो। भाई ऐसी थोड़ी ना एक्सपीरियंस लिया भाई इन चीजों का। धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 12 घंटे का समय लगता है। तो धारा के विपरीत का मतलब होता है v माइनस का u। 75 किलोमीटर को तय करने में 12 घंटे का समय लग रहा है, यानी कि 75/12। जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी को तय करने में, यानी कि 75 को ही तय करने में कितना समय लग रहा है? 7.5। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां सॉल्व करना थोड़ा सा आपको पड़ेगा तो सही, अब मेहनत तो करनी पड़ेगी। 3 से काट दिया मैंने 25 बार और 3 से काट दिया मैंने 4 बार। इसी प्रकार v प्लस यू जो मैंने निकाला वो निकल कर आ गया 10। धारा की गति मैं कैसे निकालूंगा? 10 में से 25/4 मैंने माइनस कर दिया, बटे 2 कर दो, यही तरीका बताया था ना। तो 40 में से 25 गए तो 15/8। 15/8 करेंगे तो कितना आ रहा है? 8 एकम 8, 7/8, 1.875। फिनिश हो गया है। क्लियर है? मजा आ रहा है? एक बार जोरदार तरीके से थम्स अप और आंकड़े की हम करिए, मैं बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न ये लीजिए, देखते हैं। सर आज 1200 के ऊपर लाइक करना है। हाँ बिल्कुल, ये तो खींचना ही है। आप क्वेश्चन का देखिए कितना शानदार शानदार क्वेश्चन है। पानी से भरे हुए एक बर्तन का भार 40 है, यदि यह 1/3 भरा हुआ है तो इसका भार 20 ही है, तो खाली बर्तन का भार बता दो। करो चलो भाई, मैं बता रहा हूं, यहां से मैथ करो। मैंने जो क्लासेस दी हैं आप शानदार फोड़ कर आओगे और वादा कर सकता हूं इस चीज का मैं। अब ये क्वेश्चन ही करो चलो। अब इसके मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। कई बच्चे क्या है पहली बार में ही समझ जाते हैं, कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं। आंसर जिन जिनका आ गया है वो ठीक है। बच्चे कह रहे थे 20 आंसर आया है और सोचो 20 है, डन है भाई। चलें देखें कि क्या आंसर है आपका। देखिए, पानी से भरा हुआ एक बर्तन का भार है सर 40 किलोग्राम, यानी कि पानी से भरा हुआ एक बर्तन है पूरा। मैंने मान लिया कि बर्तन का वजन मेरा x है और इसमें भरे हुए पानी का जो वजन है वो 3y है। कोई दिक्कत? ये पानी का वजन है, ये बर्तन का वजन है। भाई बर्तन का भी तो वजन होगा। हाँ, अब पानी से भरा हुआ है लबालब, तो क्या मैं कह सकता हूं x + 3y = 40 किलोग्राम? प्लीज हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, दे दीजिए भैया। अब बोला गया यदि, यदि मतलब
कंडीशन दे रखी है, शर्त दे रखी है, यदि पानी 1/3 भरा हो, जानबूझकर मैंने 3 वाई माना, जिससे कि 1/3 भरा हो, यानी कि कितना भरा हो पानी, केवल वाई। बर्तन का वजन तो उतना ही रहेगा, बर्तन का वजन थोड़ी बदलेगा बार बार, तो बर्तन का वजन नहीं बदलेगा, केवल पानी वाई भरा हुआ है, तो 20 किलोग्राम भार है। तो अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो 2y बराबर कितना आ गया, 20 आ गया, y बराबर आ गया 10, यानी कि y बराबर आया 10 किलोग्राम अभी। तो खाली बर्तन का भार कितना होगा, तो खाली बर्तन y बराबर अगर 10 है तो खाली बर्तन भी 10 किलोग्राम का है। मेरे दोस्तों कैसा लगा? और अगर मैं ये पूछ लूं पानी का भार कितना है, 30 किलोग्राम। कैसा लगा क्वेश्चन का तरीका? जल्दी से सभी लोग थम्स अप करके बताइए कि सर मजा आ गया। देखो क्लैरिटी आनी चाहिए, अभी तो मैंने डायग्रामेटिक तरीके से समझाया है, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो समझ का बात है कि अगर 1/3 पानी भरा हुआ है तो मैं ये डायरेक्टली बोल सकता हूं कि बर्तन का भार और पानी का टोटल भार बराबर 40, बर्तन तो रहेगा ही, अब 1/3 यानी कि इसका 1/3 बराबर 20, यहां से दो इक्वेशन पहले ही बन सकते, सेम बात है। मजा आ गया नहीं आ गया? है ना शानदार क्वेश्चन? यही तो बात है भाई, खींच के लाइक शेयर करते रहिए, कसर मत छोड़िए, अगर आपने कसर छोड़ी तो दिक्कत हो जाएगी। अगला प्रश्न खूबसूरत सा आंसर दीजिए, कम ऑन गाइस, कोशिश करो सब, क्वेश्चन तो पढ़ो। तीस, 36 और 42 सबसे छोटे सार्वगुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है एलसीएम, और सबसे बड़े यानी कि आपको एचसीएफ, दोनों निकालने हैं। नाम से आप घबरा सकते हो, डर सकते हो, लेकिन एलसीएम एचसीएफ निकालने को बोल रहा है, तो सर एचसीएफ तो निकल कर आ जाएगा 6, क्यों? अरे 6 पंजे 30, 6 छंगा 36, 6 7 42, और एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 6 5 और 7, और एक और 6 आएगा। तो आपको इन दोनों का गुणनफल पूछा गया है, तो क्या मैं कह सकता हूं 216 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि 1080 इंटू 7, यानी कि 7560 आंसर आएगा इसका। जिसका भी आंसर 7560 आ रहा है वह बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन के साथ आप जा रहे हो। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? इस आंकड़े को 1100 के पार पहुंचाना है, अभी 962 के करीब देख रहे हैं, दबाकर शेयर करिए आप। और अगला प्रश्न आपके सामने है, खूबसूरत खूबसूरत सारे प्रश्न हैं, देखता हूं कौन करके दिखाता है, और ये एक्चुअल लेवल है। छह घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है? क्या क्वेश्चन है यार। अब 6 घंटे हैं, 1 घंटे में मतलब 6 घंटे हैं, इसमें अगर मैं बात करूं इतने मिनट हो गए और इतने सेकंड हो गए, है ना? ठीक है भाई, 6 घंटे हैं, इतने मिनट हो गए, इतने सेकंड हो गए। तो अब आपसे बोला गया है कि कितने के बराबर है ये, तो इसमें मैं भाग कर देता हूं 60 का और 24 घंटे का, क्योंकि तभी तो दिन आएगा। बोलो गलत कह रहा हूं क्या? नहीं, गलत कह ही नहीं रहे आप, क्योंकि यही तो बात है, मिनटों की संख्या के बराबर है। कितने मिनटों की संख्या के बराबर है? तो सेकंड में 60 का भाग दूंगा, मिनट में बदलेगा, और 24 का भाग दे दूंगा, जिससे कि दिन में आ जाएगा काम, 15 दिन। बहुत मामूली क्वेश्चन होता है, बहुत मामूली, लेकिन हिला के रख देता है, बच्चों से नहीं होते ये, नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते, और अब होने लगेंगे। आपको ये समझ में आया? हाँ, ये कई सारे बच्चों को दिक्कत होती है, सर दिन कैसे आ गया? अरे भाई जानबूझकर किया, क्योंकि ऑप्शन दिन में था ना, तो 24 का भाग देना पड़ा, क्योंकि यही होता है ना, दिन में बदलने के लिए 24 का भाग देना ही पड़ेगा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना। चलिए नेक्स्ट करिए। बहुत बढ़िया,
बहुत शानदार क्वेश्चन है, दिमाग लगाकर करिएगा। अच्छा, एक अर्धगोला है। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सभी लोग कमेंट में लिख के बताएं। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी विद्यार्थी कमेंट में लिखकर बताएं। तो अर्धगोला हो गया, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3πr²। और ये किसके बराबर है? एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3a²/4। तो त्रिभुज की भुजा और अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो भैया देखो ऐसी बात है, √3 से कट जाएगा, √3 बार a/r की जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है सर 4√3π की 0.5, 4√3π का 0.5, डी ऑप्शन। मजा आ गया? अच्छा लग रहा है ना? खींच रहे हो ना मीटर? मजा आ गया नहीं आ गया? क्वेश्चन बहुत सिंपल और तरीके वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन भी बड़े प्यारे हैं। हाँ, नेक्स्ट करिए। 18, 27 और 68 का चौथा समानुपात क्या होगा? खींचते रहिए भैया, सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाना आपका काम है। अठारह, 27 और 68 का चौथा अनुपात क्या होगा? तो कभी भी अगर तीन संख्याएं दे रखी हैं और चौथा अनुपात निकालना हो तो बीच की दो संख्याओं का गुणा करके पहली संख्या का डिवाइड कर दिया जाता है नियम अनुसार। ठीक है सर। 9 तिया 27, 9 दूनी 18, ये आ गया सर 34 तिया 102। तो उत्तर आ गया 102 और यही चौथा अनुपात होने वाला है, डी ऑप्शन होने वाला है 102। क्लियर है मेरे दोस्तों? हाँ, आपको कई बार मैं बता चुका हूं और आज भी बताऊंगा कि केवल दो संख्याएं हो तो प्रथम अनुपात कैसे निकालते हैं? पहली संख्या का स्क्वायर बटे दूसरी संख्या। मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं? मिड प्रपोर्शन इसको बोला जाता है। मध्य अनुपात लिख लेना, हिंदी में लिखना चाहो तो मध्य अनुपात, मिड प्रपोर्शन, ट्रू प्रपोर्शन, वास्तविक समानुपात, इन सभी के मान यही हैं, √AB। ठीक है। और तीसरा समानुपात कैसे निकाला जाता है? दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे पहली संख्या। कह सकता हूं कि इस पे प्रश्न निश्चित है, क्योंकि आजकल की जितनी भी परीक्षाएं चल रही हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहे हैं, उन सभी में इस पर तो प्रश्न बन ही रहा है। चाहे आप सीजीएल उठा लीजिए, जीडी उठा लीजिए, सीएचएसएल उठा लीजिए, और सीआरपीएफ में भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट है एवरेज पर, लेटेस्ट 2022 में पूछा गया प्रश्न है और आपके आ सकता है। बिल्कुल आसान तरीका है इसको करने का। देखिए, मैं आपको एवरेज में काफी बार ऐसे प्रश्न बता भी चुका हूं जहां बोला गया है सर 10 संख्याओं का औसत x है, तो अगर 10 संख्याओं का औसत x है तो इनका योग कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। यदि 10वीं को छोड़कर सभी में से a घटा दिया जाए, तो यानी कि सभी मतलब 9 संख्याओं में से a घटा दिया जाए, और 10वीं में से a-1 घटा दिया जाए, यानी कि a-1 यानी कि a+1 हो जाएगा। घटा रहे हो ना, तो माइनस अंदर वाला प्लस हो जाएगा। तो अब ये कितनी संख्याएं रह गई? अभी भी तो 10 ही संख्याएं हो गई। उनका एवरेज कितना है? क्योंकि आपने बोला है ना कि हर में से घटाना है, हर किसी में से, तो कुल मिलाकर पूरी 10 संख्याएं तो उतनी हैं, घटा रहे हो बात अलग है। तो यहां मैं देख रहा हूं 10x माइनस का 10a प्लस का 1, अब बटे 10 करना है, तो ये कितना आ गया? x माइनस का a प्लस का 0.1। इति सिद्धम, काम खत्म। सर डायरेक्ट बताइए कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट करने का तरीका समझ लीजिए। मैंने आपको एक नियम पढ़ाया था कि अगर अपने पास n संख्याएं हो और प्रत्येक संख्या में से मैं a घटाऊं तो एवरेज क्या हो जाता है? n संख्याओं का अगर एवरेज a है और हर प्रत्येक संख्या में से मैं a घटा रहा हूं तो एवरेज भी a माइनस a हो जाएगा। पढ़ा होगा ना? जोड़ूंगा प्रत्येक संख्या में तो जुड़ जाएगा, डिवाइड करूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, यही तो नियम होता है। बस वही नियम काम आएगा यहां पर। कैसे सर? अगर 10 संख्याएं हैं, उनका एवरेज x है और प्रत्येक में से a घटा रहा हूं, तो आप कहोगे प्रत्येक में से कहां घटा रहे हो? 10वीं तो छोड़ दिया आपने। मैंने कहा मेरे भाई 10वीं में से भी तो एक तरीके से घट ही रहा है। हाँ, एक बढ़ा दूंगा बाद में, यानी कि x में से आप डायरेक्टली a घटा दो, लेकिन जो ये एक है इसको 10 में बांट दो, क्योंकि ये सब में बट के चलेगा। और ये प्लस का क्यों हुआ? क्योंकि ये ब्रैकेट में है, तो बाहर माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगला करिए, खींच के चलिए भाई साहब, और जोरदार तरीके से लाइक शेयर होना चाहिए। आपके सामने ये खूबसूरत सा प्रश्न, जवाब दीजिएगा कि सब शून्य के सबसे निकट कौन सा है। ये लीजिए क्वेश्चन।
शून्य के सबसे निकट कौन सा है। सो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि सबसे छोटी देखना है। 0.0081, 0.09, 0.1 यानी कि 0.01 और 1 माइनस 0.81, 0.19। शून्य के सबसे निकट ए है, सबसे छोटू है ए। चलिए, कुमार पैनाशी ऑफ अर्थमेटिक अभी दोबारा रिप्रिंट हो रही हैं क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं, और उसमें मैं 2022 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपडेट करा रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा भाई, आएगी तो मैं अपने आप बता दूंगा। चलिए, क्या चाहिए भाई साहब? बहुत बढ़िया, बस थोड़ा सा और यार। 1057 हो गया, 1100 का टारगेट दिया है, टारगेट पूरा करो। हाँ, एक बार और शेयर पे लगा दो। पहुंचने वाला है भाई, पहुंचने वाला है। केवल 8 शेष हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें गलती मत कर देना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। देखिए सर, एल एम और एन की बात की जा रही है, लेकिन हमेशा याद रखना, इसको एक्स मानना, इसको 2x मानना। मैं हमेशा से कहता हूं कि तरीके से काम करिए आप, क्योंकि जब आप अंदर रखेंगे ना इसको 5, एल की वैल्यू आ जाएगी कितनी, एक्स स्क्वायर, एम की वैल्यू हो जाएगी 4x स्क्वायर और एन की वैल्यू हो जाएगी 16x स्क्वायर। तो 16 और 9 ये कितना हो रहा है, 25x स्क्वायर हो रहा है अंदर, और ये बाहर निकलेगा तो 5x। और यहीं से ही प्रूव हो रहा है कि आप x की वैल्यू किसके बराबर है, l के बराबर है। तो आंसर होगा 5l, ना कि 5। और अगर आप डायरेक्ट रखोगे ना, जैसे कई बच्चे को होते हैं, अरे यार मेरे को तो सब आता है, मैं इसको 1 रख दूंगा, तो 1 रख दोगे 5 हो गया, 2 रख दोगे 4 हो गया, और 16 और 9 25 का 5। बहुत एक्साइटमेंट होता है बच्चों को गलत करने का, वो एक्साइटमेंट फेल हो जाता है, डी ऑप्शन देख लगा के आ जाता है। वो गलती समझ में आ गई कहां है? गलती बस वही है कि आपने इसको एक्स नहीं माना, बस वही गलती कर दी थी आपने। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। 1120 हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है, हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने, करिएगा जोरदार तरीके से और रेगुलर बने रहिए भैया। इस बार पेपर निकलवा दूंगा तुम्हारा सीआरपीएफ वालों का। बाकी हर टेन्योर में, हर महीने जो मैं एग्जाम लेता हूं, मैं सच बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं भाई। जीडी निकलवाया, सीजीएल निकलवाया, सीएचएसएल निकलवाऊंगा, और आपका तुम्हारी बारी ले ली। गारंटी है आपको पेपर यहां से ना मिले तो। आइए, मेरे स्टूडेंट्स हल्ला मचाते हैं, बस मुझे अच्छा इस बात का लगता है, मैं नहीं मचाता खुद। सीता पेन की एक निश्चित कीमत को 7 रुपए में 8 की खरीदती है। 7 रुपए में 8 और 5 रुपए में 6। ये तो खरीद है और ये बेचान है। क्या बराबर करना होता है? क्वांटिटी बराबर करिए सर हमेशा। तो मैं ये कहता हूं 24 बनाने के लिए 3 का गुणा कर दो। 21 में खरीद हुई है, और पहले क्वांटिटी बराबर करनी पड़ेगी, और आप 20 में बेच रहे हो। 21 में खरीद के 20 में बेच रहे हो, 1 की हानि कर रहे हो, 21 के सापेक्ष में कर रहे हो, इंटू 100, यानी कि आपकी हानि तो हो रही है, लेकिन 100/21% की। 100/21%, बी ऑप्शन। गलती मत करना, कई सारे बच्चे कर देते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, लेकिन ये क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में। ठीक है, हमेशा क्वांटिटी को बराबर करना, तभी निकालना। कोई और ट्रिक फ्रिक फालतू चीजों में मत पड़ो, मैं सच बोल रहा हूं, क्योंकि अगर ट्रिक फ्रिक आप लगाओगे तो ये भूल जाओगे सीपी कौन सा है, एसपी कौन सा है। आपको सिंपल खरीद को खरीद रखिए, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य रखिए, क्वांटिटी को बराबर करिए, काम खत्म हो गया। हमेशा ये बताइए, क्रय मूल्य और मतलब जो लाभ और हानि होता है वो किस पर निकाला जाता है, क्वांटिटी पर या फिर इस पर, रुपया पर निकाला जाता है। क्वांटिटी पे कोई काम नहीं है, बस क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि आप जितनी चीज खरीद के लाओगे उतनी तो बेचोगे भाई, इससे ज्यादा क्यों बेचोगे आप। ठीक है, अगला करिए। अच्छा, इंग्लिश में मिस्टेक है 87 और ठीक है, सही कर लो भाई, है ना, माफी चाहते हैं, हो जाती है थोड़ी बहुत। अगला करिए। चलिए, ये भी मस्त क्वेश्चन है भाई, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है भाई। इसमें पूछा जाता है कॉन्सोनेंट शब्द के स्वरों का प्रतिशत व्यंजनों के प्रतिशत से कितना कम है, बताओ जल्दी से बताओ। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन देखिएगा। आपको पता है ना स्वर क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, बाकी सारे के सारे व्यंजन होते हैं। तो पहले आपने देखना है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट तो खुद ही व्यंजन है सर। इसमें देखो स्वर कितने हैं, 1, 2, 3 है, तो केवल 3 तो स्वर हैं, बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 व्यंजन है। पूछा क्या गया है, स्वरों की संख्या का प्रतिशत व्यंजनों की संख्या के प्रतिशत से कितने प्रतिशत कम है।
तो ये पहले निकालना है स्वरों का प्रतिशत, परसेंटेज स्वर। 3 स्वर हैं, टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के रेस्पेक्ट में, यानी कि सर ये आ गया 33.33%। अच्छा परसेंटेज व्यंजन कितने हो जाएंगे बाकी बचे हुए? 6/9 × 100 यानी कि 66.66%। ये स्वर है परसेंटेज, ये स्वर व्यंजन है परसेंटेज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वरों की संख्या का प्रतिशत व्यंजन के प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है? व्यंजन से कितना कम है? 33.33 व्यंजन के रेस्पेक्ट में × 100। आंसर आएगा 50%। कैसी रही? तो जो 66 दे रहे हैं, जो 33 दे रहे हैं, सब गलत, सबके अरमान ठंडे, क्योंकि परसेंटेज का अपने आप में सबसे बेहतरीन प्रश्न है ये।